सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हिमांशु व्यास मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो मैं आपको निःशुल्क चीज़ें सारी प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसी के तहत ये जो आज हिंदी का पेपर हुआ है बच्चों, कक्षा 10वीं का माध्यमिक परीक्षा का, तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है मैं आपको भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, सॉल्यूशन अक्सर हर बच्चों को देखना जरूरी होता है बच्चों। उसका रीजन ये है कि देखिए, जब तक आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे, उसका हल नहीं देखोगे, तो आप ये पता नहीं कर पाओगे कि आपके पेपर में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जब भी पेपर होता है उसके बाद अपने मार्क्स जरूर आप लिख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि जब रिजल्ट आएगा तब कुछ बच्चों को ऐसा भी लग सकता है कि यार मैंने वहां पर अच्छा लिखा लेकिन मेरे नंबर कम आए। तो उस समय आपके रीटोटलिंग रीचेकिंग आप करवा सकते हो। इसलिए मैं हर बच्चे को ये कहता हूं कि आप कम से कम एक आइडिया जरूर आप रखें कि मेरे इतने नंबर आने वाले हैं। उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और इस चैनल पर हमने 12वीं की और 10वीं की सारी क्लासेज यहाँ पे डाल रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। इससे पहले भी इंग्लिश का पेपर भी डाला था, अभी हिंदी का, और आगे भी हम पेपर डालते रहेंगे। अगर कोई नए बच्चे जुड़े हमारे साथ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन हो जाएगा। और आगे भी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। आज का जो हिंदी का पेपर है उसमें क्या क्या इसके राइट आंसर है, तो आइए मैं चर्चा कर लेता हूं आपके सामने। देखिए, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है तो रसिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इया। गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है, तो इसमें गुण स्वर संधि का जो सही उदाहरण है रमेश। आप सबको पता है स्वर संधि दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, तो रमेश रमा प्लस इस, आगे बाद ई आ रहा है, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा? आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रमेश। फिर तीसरा क्वेश्चन था, उत्साह कविता के कवि कौन है? तो उत्साह कविता के जो कवि है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की क्या भाषा है? तो इसकी जो भाषा है बच्चों वो क्या है? अवधी भाषा, राइट है। फिर देखिएगा, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े? तो आप सबको पता होना चाहिए, उद्धव को छोड़े। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? तो नागार्जुन का जन्म बिहार हुआ था। कैप्टन किसका नाम है? तो चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक कौन है? तो लखनवी अंदाज व्यंग के जो लेखक है वो कौन है बच्चों? यशपाल है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 9th नंबर का सवाल। बहुत अच्छे सवाल आए थे, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पा रहे थे यदि आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा होता तो। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है? तो इस पाठ की जो विधा है वो बच्चों क्या है? रेखा चित्र है। संस्कृति का परिणाम क्या है? बहुत आसान सवाल था। संस्कृति एक प्रकार से क्या है? सभ्यता के बारे में यहां पर बता रहा है। 11th सवाल की तरफ, हमारे समाज में नाक का प्रतीक, देखिए कितने कॉमन सेंस का सवाल था कि अपन अक्सर बोलते हैं कि इसकी नाक कट जाएगी, इसकी वो कट जाएगी, नाक कट जाएगी। तो नाक का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं किससे मतलब है? इज्जत का, है ना। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, बहुत अच्छा सवाल है, किसे माना जाता है? तो देहाती दुनिया को माना जाता है बच्चों। किसको माना जाता है? देहाती दुनिया। तो ये टोटल आपके लगभग 12 सवाल थे अबसद के। फिर अपन बात कर लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, ये भी काफी अच्छे सवाल आए थे। चलिए इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं। किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को हम क्या कहते हैं? कौन सी संख्या कहते हैं? तो नाम से पता चल रहा, भाववाचक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाव आ गया ना। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को। वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, भाई जिसके साथ कर्म प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलेंगे? सकर्मक, और नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? अकर्मक। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। वे डेश डेश शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों यहां पे आना चाहिए अविकारी शब्द। क्या आना चाहिए? अविकारी शब्द, है ना। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें। नेक्स्ट देखेंगे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहां लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब आप सब जानते हो प्रत्यय कहां लगते हैं? उस शब्द के अंत में लगते हैं, पीछे लगते हैं ना। और उपसर्ग कहां लगते हैं? आगे लगते हैं। तो यहाँ प्रत्यय का पूछा है तो डेफिनेटली क्या आएगा? अंत में। हिंदी में उपसर्ग कितने हैं? तो हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार है बच्चों? 22 प्रकार है। तो ये आपके थे रिक्त स्थान की पूर्ति। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक आपको अपठित गद्यांश दे रखा था, टोटल 6 नंबर का। बहुत आसानी से अगर आप इसको ढंग से पढ़ के अगर आंसर देते तो इजीली इसमें से निकल जाता है। तो ये आपने पढ़ लिया होगा, मैं इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इसको पढ़ लेना, इसको आपको डायरेक्ट आंसर इसमें मिल रहा है। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। यहाँ पे देखिए शीर्षक लिखना बहुत बच्चों के लिए कभी कभी खतरनाक काम हो जाता है। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे राष्ट्रभक्ति भी लिखा होगा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे राष्ट्र प्रेम भी लिखा होगा,
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेरे हिसाब से लगता है, अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं युवा शक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। तो हो सकता है कि इसका जो शीर्षक वो क्या रहना चाहिए, युवा शक्ति। फिर भी अगर किसी बच्चे ने ये भी लिखा है तो ये एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उस पर डिपेंड करता है कि हाँ वो उसको अच्छा माने तो यहाँ पर आपको नंबर मिल सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो नव युवक है, युवा शक्ति, उसके बारे में चर्चा हो रही है। वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है, तो आइए इसके अपन आंसर ढूंढते हैं कि वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। तो आप देखिए, वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नव युवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। यहां तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना था, है ना। कहां से कहां तक लिखना था, यहां से शुरुआत करके, और ये पूरा आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तीसरा देखिए, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है बच्चों, कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को समर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा। बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल लेते तीसरे सवाल का। ये जो बताया था ये दूसरे सवाल का था, ठीक है बच्चों। पहला तो शीर्षक हो गया। फिर देखिए चौथा सवाल देखिए, विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है। और ये हम जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब से हम लोग होश में, तब से हम जानते हैं कि विवेकानंद जी के जो उपदेश का ध्येय वाक्य वो हमेशा कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए बच्चों। तो बहुत हमारे नवयुवकों के लिए और किसी न किसी पीढ़ी के लिए ये बहुत अच्छा ध्येय वाक्य है, इसको हमारे जीवन में उतारें। ये न केवल एक लाइन है बच्चों, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपके लिए ये लाइन कहीं ना कहीं मोटिवेशन साबित होती है और इसको आप हमेशा अपने जीवन में अपनाएं। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना है। तो राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना है बच्चों, यहां पे स्पष्ट नजर आता है, विवेक और प्रेम को आधार माना बच्चों। किसको माना है, विवेक और प्रेम को। आप यहां देख सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं है, उसका आधार क्या है, विवेक और प्रेम बच्चों। क्या रहेगा, विवेक और प्रेम। नेक्स्ट देखिएगा, इसका तो बता दिया आपको मैंने, विवेक और प्रेम। नेक्स्ट सवाल है कि आस्तिक शब्द का विपरीतार्थ, यानी ये आपको क्या कह रहा है, विलोम शब्द। विलोम शब्द पूछा है, गद्यांश में छाट के लिखना है। आस्तिक का क्या हो जाएगा, आप सब लोग जानते हैं, आपको मिल जाएगा नास्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नास्तिक, जो कि आपको गद्यांश में से इजीली मिल रहा था। ये रहा, आपको बता देता हूं मैं, ये रहा नास्तिक। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन थे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, अगर आप देखोगे तो अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर देने आपको 6 नंबर के। बहुत अच्छा यहाँ पे पद्यांश था, अपठित पद्यांश। आप देख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर साहब का है। पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज है, इसमें काफी कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिएगा एक बार। आपने तो खैर पेपर दिया ही है। पहला सवाल देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का जो उचित शीर्षक है, वो शीर्षक आपको यहाँ पे क्या नजर आता है। इसका जो कहीं ना कहीं शीर्षक नजर आता है बच्चों, वो है हिम्मत और साहस के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। किसके बारे में चर्चा कर रहा है, हिम्मत और साहस के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता, आइए इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता, तो देखिए, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। यानी इस दुनिया का ऐसा कोई भी विघ्न, विपत्ति जो नहीं पैदा हुई है, जो किसी इंसान के दिमाग में टिक सकती है। तो बस आपको यहां पर यह लिखना था कि कोई विघ्न ऐसा जग में नहीं है जो आदमी के मग में टिक सकता है। पत्थर कब पानी बन जाता है बच्चों, पत्थर कब पानी बन जाता है, देखिए स्पष्ट लाइन दिख रही, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बच्चों यहां पर इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि जब मनुष्य अगर कोई चीज करने की सोच ले, अगर वो सोच ले कि मेरा ये टारगेट है और मुझे इसको अचीव करना है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्ति कर पाएगा। तो मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, यानी मनुष्य जब प्रयास करता है, यहाँ पे जो इसका मतलब है कि मनुष्य जोर लगाता है, मतलब कोई जोर नहीं लगाना है, मनुष्य यहाँ पे प्रयास कर रहा है, किसी चीज के पीछे मेहनत कर रहा है, तो पत्थर को भी क्या बन जाना पड़ता है, पानी बन जाना पड़ता है। फिर देखिएगा, रोशनी किसे नहीं मिलती बच्चों, रोशनी किसे नहीं मिलती, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। यानी कि बत्ती अगर आप नहीं जला रहे हो अंधेरे के अंदर, तो आपको रोशनी कहां से मिलेगी। इसका जो भावार्थ छुपा हुआ है वो यही कहना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति मेहनत नहीं करना चाहता है, वो दिमाग में तो उसके काफी कुछ चीजें कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये प्राप्त करूं, लेकिन उसके पीछे अगर वो पढ़ नहीं रहा हो, वो चीजें प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, उसकी रोशनी कहां से उसको प्राप्त होगी। तो बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं पाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं, बहुत अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रामधारी सिंह दिनकर साहब का। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं, तो आप देखिएगा, खम ठोक ढेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। यानी कि अगर कोई इंसान कुछ करने का सोच ही लेता है, कि ठान ही लेता है, देखिए
खम ठोक ठेलता है जब नर। अगर वो सोच ले कि मुझे ये करना ही है, अगर वो ठान लेता है तो कोई भी चीज, किसी भी चीज को वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। पर्वत को भी अपने पांव को उखाड़ देना पड़ता है। मेहंदी के बीच क्या छिपा है बच्चों, आप सब लोग जानते हो मेहंदी का जो गुण है, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो। उससे पहले पढ़िए, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, किसकी तरह, मेहंदी में जैसे लाली हो। तो बच्चों जब मेहंदी लगती है उसके बाद उसको हटाते हैं तो एक लालिमा हाथों में आ जाती है। वो मेहंदी का गुण है कि वो अपने अंदर एक लालिमा छुपा रखे। वैसे हर व्यक्ति के अंदर, अपने अंदर एक प्रखर से प्रखर गुण हर मानव के अंदर छिपे हुए हैं। बस उसको प्रयास करना चाहिए कि वो अपने गुणों को पहचाने और उसके अनुरूप कार्य करे। तो आइए, ये था इसका सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। खंड ब, खंड ब के अंदर बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो सारी चीजें ये आपकी किताब से आई हुई है। मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ पे मुहावरा दे रखा है, इस मुहावरे के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ये हर बच्चे को आना चाहिए था। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा था और वाक्य में इसको प्रयोग करना था। टोटल 2 नंबर का था। अर्थ का आपको 1 नंबर मिल जाता और प्रयोग का आपको 1 नंबर मिल जाता। तो नमक मिर्च लगाने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, बड़ा चढ़ाकर बताना। बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को बताना ही हम क्या कहते हैं, नमक मिर्च लगाना। अक्सर हम लोग, हमारे अगर घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनको ये कहते हुए सुन लेते हैं। मुहावरे आधे से ज्यादा हम हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं या आसपास जो लोग हैं उनसे हम सीख सकते हैं। बड़े लोग अक्सर बोलते हैं कि किसी चीज को नमक मिर्च लगा के प्रस्तुत करने। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक वाक्य प्रस्तुत करना था, अब ये लिख सकते थे कि भाई मैंने तो उसे केवल इतना कहा था लेकिन उसने तो इस बात को नमक मिर्च लगाकर बता दिया। तो ये नमक मिर्च का मतलब बड़ा चढ़ाकर उसने बताया। तो इजीली आप 2 नंबर यहां पर ले आते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं खंड स की तरफ। 4 नंबर का यहाँ पे पठित गद्यांश है, 4 नंबर का था। बहुत अच्छा यहाँ पे गद्यांश आप पढ़ लीजिए, मैं आपको सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए पहला सवाल है, आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही है, पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही है बच्चों। इसकी प्रेरणा रही है, पेट की ज्वाला की एक प्रेरणा रही है। पेट की ज्वाला की एक प्रेरणा रही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये हो गया, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी है। तो शरीर कब सजेगा, जब सुई धागे का आविष्कार हुआ है तब व्यक्ति अलग अलग नए नए कपड़े पहनेगा तो शरीर को सजा पाएगा। तो यहां पर जो आंसर है, सुई धागे के आविष्कार की प्रवृत्ति है ना, उसके कारण। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा सवाल है, खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती है। खुला आकाश है, उसके नीचे कोई व्यक्ति सोया, उसको नींद क्यों नहीं आ रही है। तो नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है, इस कारण से उसको नींद नहीं आ रही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता। तो साफ दिख रहा है कि पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है वो निठल्ला नहीं बैठ सकता, निठल्ला नहीं बैठ सकता बच्चों। चलिए इसका अथवा का सवाल देख लेते हैं अपन। था बच्चों, इसी का जो अथवा वाला सवाल है आप पढ़िएगा, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का। आप इसको पूरा पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अपन इसको एक एक करके जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके दे रखा है कि हड़ताल का आह्वान किस सिलसिले में किया जाता है। तो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के सिलसिले में किया गया था, जिसको अपन इंग्लिश में आईएनए भी बोलते हैं। ठीक है, जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। आप पढ़ोगे कि जो हड़ताल नहीं कर रहा था, छात्रों का एक समूह वहां जा रहा था, बड़ा समूह, और वहां जा जाकर उनको हड़ताल करवा रहा था। वे जो हड़ताल नहीं कर रहे थे, एक छात्रों का समूह बना रखा था, एक ग्रुप बना रखा था, वो जहां पर नहीं कर रहे थे वहां जा जाके उनसे जबरदस्ती हड़ताल करवा रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा, शाम को विद्यार्थी वर्ग कहां इकट्ठा हुआ। तो शाम को कहां इकट्ठा हुआ, चौपड़ में। चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का जो चौराया होता है, जैसे कोई मार्केट है उसका जो चौराया है इसको बोलते हैं अपन चौपड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ। विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ बच्चों, भाषणबाजी हुई। भाषणबाजी हुई, क्या हुई, भाषणबाजी हुई। लोगों ने अपने भाषण में आपको व्यक्त किया, अपने विचार वहां पे व्यक्त किए। तो काफी आसान था, यहाँ पे 4 नंबर बहुत अच्छे से आप ला सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे था, टोटल 4 नंबर का पढ़िएगा। उधो तुम अति बड़भागी, इसको पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है। तो गोपियों ने किसे बड़भागी कहा बच्चों, गोपियों ने पहले का आंसर क्या हो जाएगा, उद्धव यानी उद्धव को कहा है। किसको कहा है, उद्धव को। उसे बड़भागी क्यों कहा गया। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि उद्धव तुम अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही न मन अनुरागी, यानी कि आप श्री कृष्ण के साथ उद्धव रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम को वो छू नहीं पाए, अछूत रहे उनके प्रेम से एक प्रकार से। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्व पात से क्या अभिप्राय। तो पूर्व पात का मतलब क्या है बच्चों, कमल के पत्ते। पूर्व पात का मतलब क्या हो गया, कमल के पत्ते से यहाँ पे संबंध है। नेक्स्ट है, तेल की गागरी पानी में डुबाने पर क्या होता है। जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। हम सब लोग जानते हैं कि यदि पानी के अंदर हम तेल की बूंद डाले तो तेल की जो बूंद है वो पानी के ऊपर क्या हो जाती है, तैरने लग जाती है
है ना, पानी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है उस तेल की बूंद को। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि भाई जो तेल की गागरी है, जो मटकी है तेल की, उसको अगर आप पानी में डुबाओगे तो क्या वो पानी के अंदर डूबेगी? नहीं डूबेगी, वो तैरते रह जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं वो अप्रभावित रहेगी, उनसे प्रभावित नहीं रहेगी। ये यहाँ पर इसका पद्यांश का मतलब हुआ करता था। तो ये काफी इजीली आप 4 नंबर यहाँ पर ला सकते थे। इसका अथवा का आप देखिए। तो नेक्स्ट बच्चों, इसका अथवा का जो सवाल था उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। इनको जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि जो कवि है वो अपनी जो दुखद सुखद अनुभव है, अपनी पीड़ा है, अपनी मजबूरी उनको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो कहीं ना कहीं निराशा से भरा हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। अधिकांश बच्चों ने सवाल जरूर छोड़ा होगा क्योंकि ऊपर वाला सवाल बड़ा इजी मिल गया। मधुप गुनगुना कर क्या कर रही है? तो अपनी आत्मकथा ना लिखने के कारणों का यहाँ पर वर्णन कर रही है। पत्तियां क्यों गिर रही है? निराशा के भावों से भरा हुआ होने के कारण, यानी कि जो कवि है वो कहीं ना कहीं निराशा से भरा हुआ है, उस वजह से वो पत्तियां गिर रही है। अनंत नीलिमा में क्या छिपा है? अपने भीतर व्यापकता के भावों को, यानी जिसको अपन कहते हैं अंतहीन विस्तार, चाहे वो सुखद हो दुखद हो, वो सारी चीजें। व्यंग मलिन उपहास से क्या तात्पर्य है? यानी खराब ढंग से किसी की निंदा करना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, इसी का मतलब कहलाता है कि व्यंग मलिन उपहास। बच्चों चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपको अपने, अगर आपको बुक के सवाल अगर आपको आ रहे थे तो आप ये इजीली कर पा रहे थे। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको काफी अच्छे टॉपिक दिए उन्होंने। 300 शब्दों के अंदर आपको एक निबंध लिखना था जिसके आपको बिंदु वाइज दे रखा है। इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर किसी भी विषय पर निबंध लिखना था। प्रस्तावना दे रखी थी, जैसे कि आपको टोटल 4 टॉपिक दिए बच्चों। ये 4 टॉपिक कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करें उनके लिए भी अति संवेदनशील, काफी महत्वपूर्ण है। कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक अभिशाप, शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की क्या उपयोगिता है, बढ़ता ध्वनि प्रदूषण पे आप लिख सकते थे, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, आपके जीवन की कोई अविस्मरणीय घटना है। तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट वाइज दे रखे थे, आप किसी भी एक पर, क्योंकि आपको देखो ऊपर दे रखा था, किसी एक विषय पे 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना था बच्चों। काफी अच्छा सवाल था, 6 नंबर आपको दिला था, ये 6 नंबर आपको दिला रहा था। इसके बाद ये सवाल था 18वां नंबर का। 19वां नंबर का अगर अपन सवाल देखें तो आपको एक यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना था बच्चों। 4 नंबर का सवाल था, बहुत अच्छी तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिखकर स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानना है आपको, और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय के अंदर पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना था। आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपने अच्छे से लिखा भी होगा और इजीली आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में दे रखा था कि स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हो, अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताना था आपको, उसको एक पत्र लिखना था। तो ये भी आप लिख सकते थे, दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा था। और अंत का जो 20वां सवाल है, इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये विज्ञापन के बारे में चर्चा कर रहा है कि आपको महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए आचार और पापड़ की बिक्री, तो आपको एक विज्ञापन लिखना होता है, ठीक है। अथवा में जो सवाल था, विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी, कोई ऐसी चीजें जो अनुपयोगी है उससे आपने, बच्चों ने कुछ अच्छी चीजें बना दी, उसकी आपको एक एग्जीबिशन करना था, प्रदर्शनी करनी थी, उसको देखने के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना था। तो ये भी 4 नंबर का सवाल था। तो बच्चों इस प्रकार से ये हिंदी का पेपर आपने कैसे क्या किया है, निराश नहीं होना है, जितना भी आपने किया है मेरे हिसाब से काफी अच्छा गया होगा पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और अपने जितने भी मित्र बच्चों वहां तक आप जरूर शेयर कर देना। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि कभी भी नेक्स्ट वीडियो आपके आगे और एग्जाम आने वाले सोशल साइंस मैथ्स वगैरह तो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सोल्व करवाएंगे। बच्चों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना और अपने साथियों तक जरूर शेयर करना। इसमें इसी चैनल पे आपको 12वीं का वीडियो भी मिल जाएगा, 12th क्लास का, 10th का मिल जाएगा, 8th क्लास के लिए भी हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो फिर नए सब्जेक्ट के साथ आप फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माता सरस्वती।